हेलो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपकी यूट्यूब चैनल SK स्टडी पॉइंट 9064 पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो सेकंड यूनिट ही उसका चैप्टर प्लांट वाटर रिलेशंस जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने कुछ बिंदु पढ़ लिए थे। अब अपना नेक्स्ट जो बिंदु है उसका नाम है जीव द्रव्य कुंचन। क्या नाम है? जीव द्रव्य कुंचन, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है? जैसे हम नॉर्मल बात करें कि जीव द्रव्य कुंचन मानी प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है? जल। अगर कोशिका द्रव्य से जल बाहर निकल जाए तो वो कोशिका क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएगी, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? सिकुड़ जाना। जैसे आपने शादियों में गए होंगे, आपने रसगुल्ला देखा होगा, और रसगुल्ले को आप क्या करते हो? जब उसको निचोड़ देते हो आप, उसका पूरा रस बाहर निकल जाता है तो रसगुल्ला सिकुड़ जाता है ना। तो वैसे ही किसी पादप सेल होती है, उसके कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य से जल जब बाहर निकल जाता है तो वह कोशिका सिकुड़ जाती है। वो सिकुड़ना किसको इंगित करता है? जीव द्रव्य कुंचन को। जैसे इसकी परिभाषा क्या बताए हम? जब किसी पादप कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो पादप कोशिका द्रव्य से जल के अणु बहिःप्रासरण के कारण बाहर निकलकर विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। इसे हम जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। जब किसी पादप कोशिका को कौन से विलयन में रखोगे आप? अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो पादप कोशिका की कोशिका द्रव्य से जल के अणु बहिःप्रासरण के कारण बाहर निकल जाते हैं। बहिःप्रासरण के कारण बाहर निकल जाते हैं। और किस में प्रवेश कर जाते हैं? विलयन में। तो इसे आप क्या कहोगे? जीव द्रव्य कुंचन। इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में कोशिका का मानी विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। फिर आगे लिखेंगे, इस स्थिति में कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़कर संकुचित हो जाता है। और कोशिका के मध्य भाग में आकर एकत्रित हो जाता है। दोबारा देखना, जब किसी पादप कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य से जल के अणु बहिःप्रासरण के कारण बाहर निकलकर विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। इस स्थिति में कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़कर संकुचित हो जाता है और कोशिका के मध्य भाग में आकर एकत्रित हो जाता है। तो ये संपूर्ण क्रिया वो किसको इंगित करेगी? जीवद्रव्य कुंचन की। अब जीवद्रव्य कुंचन का अपोजिट होता है, जीवद्रव्य कुंचन का जस्ट अपोजिट होगा जीवद्रव्य
विकुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल बताया था कि रसगुल्ला होता है, उसको निचोड़ देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। उस निचोड़े हुए रसगुल्ले को दोबारा आप चाशनी में डाल दो तो क्या हो जाएगा, वापस उसी स्थिति में आ जाएगा जिस पहली स्थिति में था। तो ऐसे इसमें बताया कि कोई भी जीवद्रव्य कुंचित सेल, मानी जीवद्रव्य कुंचन हो जाए किसी सेल का, उस सेल को क्या कहोगे आप, जीवद्रव्य कुंचित सेल। और उस जीवद्रव्य कुंचित सेल को पुनः आप अल्प प्रासरी विलयन में रखोगे तो वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। तो वो किसको इंगित करेगा, जीवद्रव्य विकुंचन को। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब जीवद्रव्य कुंचित, जब जीवद्रव्य कुंचित सेल को अल्प प्रासरी विलयन में रखा जाता है तो, विलयन में रखा जाता है तो अंतः प्रासरण के कारण विलयन में से जल के अणु सेल में प्रवेश करने लग जाते हैं, सेल में प्रवेश करने लग जाते हैं, जिससे सेल स्फीति अवस्था में आ जाती है। कौन सी अवस्था में आ जाती है, स्फीति अवस्था में आ जाती है, मानी पुनः उसी अवस्था में आ जाएगी जिस पोजीशन में थी वो। तो जीवद्रव्य कुंचन के अपोजिट क्या है, जीवद्रव्य विकुंचन। अब स्फीत शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे स्फीत का अर्थ होता है फैलना। जैसे आप किशमिश को पानी में डाल दो तो आपको पता है किशमिश फूल जाएगी, फूल गई इसका मतलब किशमिश का आकार बढ़ गया। वैसे ही इस सेल का भी आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई सेल स्फीत अवस्था में आ जाती है, उसका अर्थ होता है वो फैल जाती है। और कोई सेल सिकुड़ जाती है तो इसका अर्थ वो कौन सी स्थिति में, सलथ अवस्था में आ जाती है। जैसे यहाँ जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन को समझाने के लिए, इन दोनों को समझाने के लिए, माने जीवद्रव्य कुंचन और विकुंचन को समझाने के लिए एक पादप था रोहियो डिस्कलर। कौन सा पादप था, रोहियो डिस्कलर पादप था। उसकी पत्तियों पर प्रयोग किया गया, और पत्तियों की भी कौन सी सतह पर, निचली अधिचरम पर प्रयोग किया गया। कि जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन को समझाने के लिए कौन से पादप पर प्रयोग किया गया, तो अपना आंसर क्या होगा, रोहियो डिस्कलर। तो रोहियो डिस्कलर पादप का कौन सा भाग लिया, लीफ का भी कौन सा भाग, निचली अधिचरम काम में ली थी। अपने जब क्लासेस चलेंगे ना तब आपको ये अच्छी तरह बोर्ड पे समझाया जाएगा कि किस प्रकार ये प्रैक्टिकल किया गया। नेक्स्ट अपना जो बिंदु आएगा वो आएगा पादप कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। पादप कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। तो वो दाब कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप देखें। पहला दाब हम पढ़ेंगे प्रासरण दाब, जिसको अंग्रेजी में क्या कहें हम, प्रासरण दाब को अंग्रेजी में कहेंगे ओस्मोटिक प्रेशर, PRESSURE, ओस्मोटिक प्रेशर, जिसका प्रतीक क्या होगा, OP। अब ये प्रासरण दाब क्या है, तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे दें, तो देखो प्रासरण दाब की डेफिनेशन हम क्या देंगे, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली, इसका नाम क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। समझ गए। इधर आपको विलायक लेना है, तो विलायक क्या है, शुद्ध जल।
विलायक क्या, शुद्ध जल। इधर अपने को क्या लेना है, विलियन। क्या लेना है, विलियन। विलियन को आप घोल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, घोल। अब परिभाषा क्या हो, शुद्ध जल के अणु। कौन से जल के अणु, शुद्ध जल के अणु, या ऐसे बोलते हैं विलायक के अणु। इसको ऐसे देखो, वह दाब, शुरू में क्या बोलेंगे, वह दाब, वह दाब जो शुद्ध जल को, वह दाब जो शुद्ध जल को, तो वह दाब, वह दाब कौन से जल को, शुद्ध जल को। अर्धपारगम्य झिल्ली, ये कौन सी झिल्ली है, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर। तो ये तो देखो शुद्ध जल है, इधर अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसका दूसरी ओर क्या है, विलयन या घोल। वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर, तो दूसरी ओर क्या है बताओ, विलयन है। और इस विलयन में जाने से रोक के, तो वो दाब कौन सा है, प्राशन दाब। तो परिभाषा क्या होगी, वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ, झिल्ली के दूसरी तरफ विद्यमान, विद्यमान विलयन में, विलयन में प्रवेश, विलयन में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक दाब। वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ विद्यमान विलयन में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक दाब क्या कहलाता है, प्राशन दाब। तो इधर तो शुद्ध जल है, इधर क्या घोल, ये शुद्ध जल है, इधर घोल है, ये बीच में कौन सी झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ऐसा दाब जो विलायक के अणुओं को, ऐसा दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ क्या है, विलयन या घोल में जाने से क्या करें, रोक के, उसे आप क्या कहोगे, प्राशन दाब। प्राशन दाब का प्रतीक क्या हो गया, ओपी हो गया। अब इसमें एक बात आपको याद रखनी है, किसी विलयन का प्राशन दाब, किसी विलयन का प्रासरण दाब, प्रासरण दाब विलायक, विलायक में उपस्थित, किसी विलयन का प्रासरण दाब विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के अणुओं, के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो प्रासरण दाब का प्रतीक क्या है, ओपी। किससे कहेंगे, वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ विद्यमान विलयन में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक हो, उसे क्या कहेंगे, प्रासरण दाब। तो इधर तो शुद्ध जल है, शुद्ध जल को क्या बोल रहे हैं, विलायक। इधर क्या विलयन, जिसको क्या बोल रहे हैं, घोल। तो ये शुद्ध जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के इस ओर जाएंगे, तो इनको जाने से रोकेगा कौन सा दाब, प्रासरण दाब। अब एक पंक्ति और सीखनी, किसी विलयन का प्रासरण दाब विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या क्या होता है, समानुपाती होता है। साथ में एक नई बात और बताई, शुद्ध जल का, यह मुख्य बात है, यहां देखो, शुद्ध जल का, शुद्ध जल का प्रासरण दाब सदैव शून्य होता है, शुद्ध जल का प्रासरण दाब सदैव शून्य होता है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कि शुद्ध जल का प्रासरण दाब सदैव कितना होता है, तो शून्य होता है। इसका मापन कौन सी यंत्र से किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो प्रासरण दाब का मापन, प्रासरण दाब का मापन, मापन ओस्मोमीटर द्वारा किया जाता है, ओस्मोमीटर द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, ओस्मोमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, और आपको कल पढ़ाया जाएगा। आप इस YouTube चैनल को अपना समझ के सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में वो बात दर्शाएं मुझे जो आपके समझ में नहीं आ रही है, इसमें आपको क्या कमी नज़र आ रही है वो बताएं मेरे को। और अधिक से अधिक आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक आप उसको देखें,
ये जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं वो 9 नंबर की यूनिट है, इसलिए एक एक बात समझने का आप प्रयास करें। इसलिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो छोटे छोटे बना रहा हूँ आपके लिए, कि आपको समझ में भी आ जाए, आप आराम से इनको देख भी सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आप इस चैनल को अच्छी तरह लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे, और अधिक से अधिक आप इसको बार बार देखेंगे, जिससे आप कोई तैयारी हो अच्छी हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, और कल आपसे बातें